Hello everyone, I am Gagan Arora from जोधपुर राजस्थान, CA फाइनेंस स्टूडेंट। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा फॉर अबाउट कॉस्टिंग थ्योरी। कॉस्टिंग थ्योरी में तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो जनरली आते रहते हैं हर एक दो एग्जाम बाद। इन तीनों में से कोई एक तो आ ही जाता है। सबसे पहला है पैरेटो एनालिसिस जो दिया है प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर में। दूसरा है बैकफ्लश कॉस्टिंग जो कि हमें दिया गया है TQM में। और तीसरा है काइजन कॉस्टिंग जो कि हमें मिलेगा टारगेट कॉस्टिंग में। तो ये तीनों टॉपिक में से कोई ना कोई आ ही जाता है हर एक दो अटेम्प्ट में, तो आप इन तीनों को अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले मैं आज आपको इसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पैरेटो एनालिसिस, जो एक बहुत सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है। मैं एक नोट से पढ़ रहा हूँ जिनकी इमेजेस मैं आपको इस लिंक के साथ, इस वीडियो के लिंक के साथ इस इमेजेस को लिंक दे दूंगा या अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पैरेटो एनालिसिस जो आपको पीएम में प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर में मिल जाएगा। तो सबसे पहले पैरेटो एनालिसिस बेस्ड है 20:80 या हम कह सकते हैं 80:20 के रूल पे, जो कि फिनोमेन था जो ऑब्जर्व किया था मिस्टर विल्फ्रेडो पैरेटो ने। उस अकॉर्डिंग टू हिम 80% ऑफ वेल्थ ऑफ मिलान इन इटली वाज ओन्ड बाय द 20% ऑफ सिटीजन। वो कह रहा है कि भैया मिलान इन इटली में जो 80% वेल्थ है उस सिटी के, वो उस सिटी के केवल 20% लोग ऑन करते हैं। कि जनरली हम भी देखते हैं हर जगह यही है कि 80% वेल्थ केवल 20% लोग लेके बैठे हैं। यही चीज हम जनरली देखते हैं, यही चीज उसने विल्फ्रेडो पैरेटो ने ऑब्जर्व की थी। द फिनोमेन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन मेनी different business situation and management can follow it in various circumstances to direct management attention to key control mechanism and planning aspect। तो सिंपल सी बात क्या कह रहा है, ये जो 80:20 का फिनोमेना है ये हम काफी सारे बिजनेस के जो सिचुएशन होते हैं उसमें भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर हम इस सिचुएशन को ऑब्जर्व में कर लेंगे तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। क्या डायरेक्ट कर सकता है, अपना जो अटेंशन है वो की बिजनेस ऑब्जेक्टिव को। मैनेजमेंट अगर ये पता लगा ले कि ये मेरे बिजनेस की 20% एक्टिविटीज है जो मेरी सेल्स की, मेरी रेवेन्यू की, मेरे प्रॉफिट के 80% के लिए जिम्मेदार है, तो क्यों ना मैं अपना मेन फोकस उन 20% एक्टिविटीज पे कर दूं और बाकी एक्टिविटीज पे नॉर्मल फोकस रखूं। मेन फोकस उन 20% एक्टिविटी पे कर दूं जो 80% रेवेन्यू मुझे दे रही है। तो अब अगर मैं पैरेटो एनालिसिस का यूज करके मैनेजमेंट का अटेंशन मूव किया जा सकता है, डायरेक्ट किया जा सकता है टू की कंट्रोल एक्टिविटीज पे और प्लानिंग एस्पेक्ट पे। ठीक है, अब एनालिसिस एंड फोकसिंग ऑन 80% वैल्यू रिलेटिंग टू 20% वॉल्यूम हेल्प करता है बिजनेस को इन फॉलोइंग एरियाज। मैनेजमेंट का अगर एनालिसिस और फोकस हम कर रहे हैं 80% वैल्यू का रिलेटिंग टू 20% वैल्यू, तो वो हेल्प करता है बिजनेसेस का इन फॉलोइंग एरियाज। किन किन एरियाज में? अब ये जनरली अगर पैरेटो का क्वेश्चन आता है तो वो ये एक तो पूछते हैं पैरेटो एनालिसिस क्या है, दूसरा वो पूछते हैं पैरेटो एनालिसिस के एप्लीकेबिलिटी क्या है, यूज क्या है। अगर एप्लीकेबिलिटी यूज भी पूछ रहे हैं तो भी अब एक भी थोड़ा बहुत ये जो 4-5 लाइन थ्योरी है ये तो लिख ही दीजिए, फिर आप एप्लीकेबिलिटी यूज पाइए। आई बेट यू आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ पैरेटो एनालिसिस कहां है। तो सबसे पहला वो बोल रहा है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट में, दूसरा कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी में, तीसरा स्टॉक कंट्रोल में, चौथा एप्लीकेबिलिटी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, एंड पांचवा क्वालिटी कंट्रोल में। अब अगर मैं इसको याद करना चाहूँ, मैंने पढ़ तो लिया, इन पॉइंट्स को मैं याद कैसे करूं? तो सर एक मेमोरी टेक्निक बन रही है पीसी सैक। व्हाट? पीसी सैक। पीसी स्प्रे का जो पढ़ा, पीसी सैक। तो P for pricing of the product, C for customer profitability, S for stock control, A for applicability activity based costing, Q for quality control। तो सिंपल सा ये एक मेमोरी टेक्निक बन गया है। और अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो इन 5 में से 3 तो हमारे टॉपिक ही है कॉस्टिंग के। प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, प्राइसिंग हमारा एक चैप्टर है। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिनल में एक टॉपिक है। स्टॉक कंट्रोल या फिर एबी से हमारा एक चैप्टर है। क्वालिटी कंट्रोल भी पार्ट ऑफ कॉस्टिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट में हम कैसे 80:20 का रूल को, पैरेटो एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सर समझिए, सिंपल सी बात देखिए कि प्राइसिंग जब मैं कर रहा हूं तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट 20% ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म मे अकाउंट फॉर 80% ऑफ इट्स सेल्स रेवेन्यू।
सिंपल सी बात क्या कर रहा है, ये जनरली ऑब्जर्व किया जाता है कि किसी भी फर्म के 20% प्रोडक्ट ही उसकी 80% सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ एग्जांपल लीजिए एप्पल का। अगर मैं एप्पल कंपनी उठा के देखूंगा, वो सर वो आई वॉच बनाती है, वो आईफोन बनाती है, वो आई पॉड बनाती है, वो आई मैक बनाती है, वो और भी बहुत सारी डिवाइसेस अदर छोटी मोटी बनाती है। पर उसका मेन देखेंगे तो उसकी जो 80% सेल है एप्पल कंपनी की, इट इज बिकॉज ऑफ ओनली आईफोन, जो मे बी 20% होगा उसका। तो एक आईफोन उनकी 80% सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है एप्पल कंपनी के लिए। तो अब जब मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि मेरी 80% सेल्स के लिए 20% प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो अब मैं क्या करना चाहूंगा, तो क्यों ना मैं उन जो 20% प्रोडक्ट है उन पे ज्यादा ध्यान दूं, उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी बनाऊं, उनकी प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दूं, उनकी प्राइसिंग बहुत स्मार्टली डिसाइड करूं, उनके हर डिसीजन को ज्यादा केयरफुली लूं। और बाकी के जो प्रोडक्ट है जो लगभग है तो 80% प्रोडक्ट पर रेवेन्यू मुझे 20% ही देते हैं, तो उन 80% क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की प्राइसिंग में लोअर लेवल को दे दूं। मैं टॉप मैनेजमेंट केवल जो मेरा मेन एप्पल आईफोन है उसकी प्राइसिंग पे डिसीजन लूं, बाकी की प्राइसिंग है तो कॉस्ट बेस कर दूं या लोअर लेवल पे डेलीगेट कर दूं। ऐसा कुछ मैं कर सकता हूं, यही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है। तो in practice it is observed that 20% of product of a firm may responsible for the 80% of total sales revenue. Under such circumstances, the firm can adopt more sophisticated pricing method for a small portion of product that jointly account for approximately 80% of total sales revenue. For the remaining 80% quantity of product, the firm may use cost based pricing method. जो हमने समझा वही की वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। पैरेटल इसलिए हेल्प करती है मैनेजमेंट ऑफ द फर्म को कि वो डेलीगेट करे द प्राइसिंग डिसीजन फॉर अबाउट 80% ऑफ इस प्रोडक्ट टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यही हमने कहा कि जो 80% क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट है जो हमको केवल 20% रेवेन्यू करते हैं देते हैं, उनकी प्राइसिंग को या तो कॉस्ट बेस कर दो या डेलीगेट कर दो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। टॉप मैनेजमेंट इसके लिए टाइम खराब नहीं करेगा। दूसरा, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट को वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिनके फैमिली बिजनेस है। तो अगर हम बिजनेस के बारे में सोचे तो बिजनेस में हर तरह के कस्टमर आते हैं, कोई पहली बार आता है, कोई बार बार आ रहा है, तो और कोई हर बिजनेस में कुछ हाथी कस्टमर होता है। हाथी कस्टमर एक मैं देसी वर्ड यूज कर रहा हूँ, हाथी कस्टमर मतलब जो मेन होता है, जो आता है जब भी आता है भारी शॉपिंग करके जाता है हमारे जो सेल्स है उसका एक बहुत मोटा 20% 30% प्रोडक्ट सेल तो वो लेकर के जाता है, जितनी बार आता है वो बड़ा माल उठाता है हमारे यहाँ से। तो हाथी कस्टमर होता है जो हर बिजनेस में होता है, हर बिजनेसमैन के कुछ मेन कस्टमर होता है जो उसका बहुत सारी सेल्स उसके थ्रू ही होती है। अगर किसी कोई कंपनी है, सपोज उसका कोई इंस्टीट्यूशनल बायर है, सपोज एक कंपनी है वो मिनरल वाटर की बोतल बनाती है, अब उसके पास इंस्टीट्यूशनल बायर आया, मतलब कोई बड़ी कंपनी है, सपोज एयर इंडिया आई, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मेरी हर फ्लाइट में आपकी 100 बोतल्स जाएगी। तो उस हर फ्लाइट में कितनी फ्लाइट जाती है इंडिया की, दैट इज नो लिमिट इन टुडेस टाइम। तो एक उसके तो ये जो कंपनी है मिनरल वाटर की, उसके लिए एक हाथी कस्टमर हो गया ये एयर इंडिया। तो यहाँ पे अब हम क्या करें, अगर मेरे कुछ मेन ऐसे कस्टमर हैं जो मेरी मेजर सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं उनको कुछ ज्यादा फैसिलिटीज दूं, उनके लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल प्राइसिंग रखूं, उनके लिए क्रेडिट पीरियड थोड़ा सा ज्यादा रखूं, उनको डिस्काउंट थोड़ा एक्स्ट्रा दूं नॉर्मल कस्टमर से। ऐसा कुछ अगर हम ऑब्जर्व कर ले पैरेटल की हेल्प से, तो हम ज्यादा बेटर सेल्स कर पाएंगे, तो वो सेल्स भी हमारी ज्यादा होगी। कस्टमर कैन ऑल्सो बी एनालिसिस इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं प्रोडक्ट की जगह हम कस्टमर को भी एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर देयर रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी इट हैज बीन often found that 20% of customer may generate 80% of sales revenue profit। ये कह रहे हैं जनरली देखा जाता है जो 20% कस्टमर होता है वो जनरेट करते हैं 80% ऑफ टोटल सेल्स रेवेन्यू। Such analysis is useful for evaluation portfolio customer profile। इस तरह का एनालिसिस यूजफुल होता है किस लिए कि हम एनालिसिस कर सके कस्टमर पोर्टफोलियो कस्टमर प्रोफाइल को, उसके लिए जरूरी होता है ताकि पता लगा सके कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कस्टमर है, कौन कैजुअल कस्टमर है।
फिर तीसरा स्टॉक कंट्रोल में, स्टॉक कंट्रोल समझते मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा बचपन बीत गया, हमने आईपीसीसी में भी पढ़ा था, कॉलेजेस में भी था, एबीसी हम स्टॉक को ए बी सी कैटेगरी में बांट देते थे, वही चीज यहाँ भी लग रही है। अब स्टॉक कंट्रोल में क्या कहता है, अगर हम स्टॉक कंट्रोल में पैरेटो एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि काफी बार किसी भी फर्म का जो 20% इन क्वांटिटी स्टॉक होता है, वो उस 20% क्वांटिटी ऑफ स्टॉक में उस फर्म का 80% इन्वेस्टमेंट होता है। कुछ हमारे फर्म में हमारे स्टोर रूम में 100 प्रोडक्ट पड़ा है, पर उसके जो हमारे फर्म 20 प्रोडक्ट हैं उनमें से वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, उनकी परचेस प्राइस बहुत हाई थी, तो सपोज 100 करोड़ में से 70 करोड़ 80 करोड़ तो मैंने केवल उस 20% क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट में लगाया है, 20 प्रोडक्ट में, बाकी में तो 20 करोड़ लगे सर। तो व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू कि कई अगर हमारे स्टॉक में हम ऑब्जर्व कर ले कि 20 प्रोडक्ट है जिसमें हमारे 80% इन वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, तो अगर हम ऐसा ऑब्जर्व कर पाए, पता लगा पाए, तो जो 20% प्रोडक्ट हम उनको ज्यादा ध्यान रखेंगे, उन पे ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेंगे, जो उसके हर रिमूवल इश्यू एक प्रॉपर प्रोसेस सीक्वेंस के बाद ही होगा, बिन कार्ड में एंट्री होगी, हर चीज हम अप्लाई करेंगे उन 20% प्रोडक्ट पे। तो पढ़ते हैं, approximately 20% of total investment in quantity of stock may account for about 80% of investment। यही कह रहा है कि 20% quantity of stock में हो सकता है हमारा 80% वैल्यू का इन्वेस्टमेंट हो। Since number of item is small, therefore management of firm may be able to control most of the monetary investment in them। कह रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ आइटम स्मॉल है, 20% आइटम है ना आपके, तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है, कंट्रोल उन पे ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। ओके, अब चौथा पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इन एबीसी इट इज ऑफन सेड दैट 20% ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट ड्राइवर्स आर रिस्पांसिबल फॉर 80% ऑफ टोटल ओवरहेड कॉस्ट। ये क्या कह रहा है, जनरली एबीसी में हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 20% जो कॉस्ट ड्राइवर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर टोटल 80% ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। सपोज मेरी 1 लाख की ओवरहेड कॉस्ट है, उसमें से 80,000 की ओवरहेड कॉस्ट 20% ऑफ कॉस्ट ड्राइवर की वजह से आई है। अगर मैं ये ऑब्जर्व कर पाऊं तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकूंगा, मॉनिटर कर सकूंगा, कंट्रोल कर सकूंगा उन कॉस्ट ड्राइवर्स को जो वो 20% कॉस्ट ड्राइवर्स है, जिससे मेरी टोटल ओवरहेड कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। In ABC okay, by analyzing, monitoring and controlling those cost drivers that cause a better control and understanding of overhead may be obtained। ठीक है, और लास्ट बात कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल ये पॉइंट ऐसा है, इंस्टीट्यूट ने इसमें लिखा कुछ और है, मीनिंग कुछ और जाता है, मतलब एक वर्ड से कुछ नहीं जाता, वर्ड से आप नहीं समझ सकते इसकी क्वालिटी कंट्रोल से मैं कुछ अप्लाई नहीं कर सकता एकदम से, मुझे इसको जो पढ़ना पड़ेगा तभी मैं लिख पाऊंगा। तो क्वालिटी कंट्रोल में ये कहता है, ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है पहले मैं आपको समझा दूं। इसमें कह रहा है कि जनरली आप किसी भी अगर मैं कोई बिजनेस, और अगर मैं सपोज कोई रेस्टोरेंट चेन हूं, मैं पिज्जा हट हूं, मैं मैकडोनल्ड्स हूं, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो आपसे डिनर के बाद एक फीडबैक फॉर्म भरवाता है, उसमें आप कुछ प्रॉब्लम्स है, कंप्लेन है, वो भी कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जनरली आप अगर कभी किसी कस्टमर के फीडबैक फॉर्म देखेंगे तो 80% जो कंप्लेन्स आती है उनका जो रीजन है कंप्लेन का वो 20% कॉजेज ही होता है, वो 20% डिफिकल्टीज प्रॉब्लम एम्प्लॉइज ही होते हैं। तो अगर मैं उन 20% चीजों को फाइंड आउट कर लूं, उन सॉल्व आउट कर लूं, तो मेरी 80% जो कंप्लेन आती है वो सॉल्व हो जाएगी। सपोज कोई कहता है कि आपके एटम अच्छा नहीं था, कोई कहता है कि आपकी सर्विस स्लो थी, पर ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि यार आपकी पिज्जा की जो ब्रेड थी वो सॉफ्ट नहीं थी। 80% प्रॉब्लम, तो 80% कंप्लेन इसी बात की है कि आपकी ब्रेड फ्रेश नहीं थी। तो अगर मैंने पता लगा लिया, यहाँ पे मैंने पैरेटो अप्लाई कर लिया, मैंने पता लगा लिया कि मेरी जो कंप्लेन आती है उसमें से 80% की सिर्फ 20% कॉजेस की वजह से आ रही है, तो क्यों ना मैं उस 20% कॉज को सॉल्व करूं तो मेरी 80% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं। पैरेटो एनालिसिस सीक्स टू डिस्कवर फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ डिफेक्ट रिपोर्ट और कस्टमर कंप्लेंट which vital few causes are responsible for most of the reported problem। तो यही कह रहा है, पैरेटो एनालिसिस हेल्प करता है डिस्कवर करने में कि जो डिफेक्ट रिपोर्ट और कस्टमर कंप्लेन आती है उसमें से जो वाइटल फ्यू कॉजेज है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोस्ट ऑफ द कंप्लेन। Often 80% of underlying problem can be usually traced to 20% of various underlying causes। यही कह रहे हैं कि ज्यादातर समय 80% of complaints को हम ट्रेस कर सकते हैं 20% of causes से, और अगर मैं उनको सॉर्ट आउट कर लूं, उनको सॉल्व करूं, तो मेरी 80% कंप्लेन खत्म हो जाएगी और उससे मेरी क्या होगी, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी।
तो ये था पेरेटो एनालिसिस। तो अगर एग्जाम में या तो वो पूछेंगे पेरेटो एनालिसिस क्या है या पूछेंगे उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये लिख लीजिए 4 नंबर आपके पक्के। इसी नवंबर 16 अटेम्प्ट में थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 7 में ये एक पार्ट आया था, वो पेरेटो एनालिसिस की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, तो वहां पे यही लिखना था और आपके फ्री के 4 नंबर है ये। तो अच्छे से कर समझ अच्छे से इन्हें वापस पढ़िएगा। कैसा लगा ये वीडियो, क्या मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पाया, क्या कमियां रही, प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।